ये दो ऑब्जर्वेशंस हम लोग ने लास्ट क्लास में देखे थे। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट of the terms equidistant from first and last are equal. Binomial coefficient of the terms equidistant from first and last are equal. बाइनोमियल कोफिशिएंट का सबसे पहली बात मतलब क्या होता है? बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब होता है NCR। हाँ, एनसीआर वाला जो टर्म होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। दैट वी से बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो जैसे से a प्लस बी होल रेस टू n, इसका एक्सपेंशन देखो, nc0 a रेस टू n प्लस nc1 a रेस टू n माइनस वन इंटू बी प्लस nc2 a रेस टू n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर डॉट 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 डॉट। मैं मान लो आखिरी के तीन टर्म्स लिखता, nc n माइनस टू a स्क्वायर b रेस टू n माइनस टू nc n minus 1 a b raised to n minus 1 and ncn b raised to n। ठीक है, तो देखो जैसे ये फर्स्ट टर्म है और स्टार्टिंग से ये फर्स्ट टर्म है और स्टार्टिंग एंड से ये फर्स्ट टर्म है, तो जो फर्स्ट स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म है उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है? nc0। और जो एंड से फर्स्ट टर्म है उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है? ncn। तो क्या nc0 और ncn इक्वल होते हैं कि नहीं होते? बताओ। इक्वल होते हैं सर। इक्वल होते हैं सर। इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि इन दोनों के नीचे वाले का सम होता है। इसके बराबर होता है। समेशन n होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सेकेंड टर्म देखो फ्रॉम स्टार्टिंग, तो उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट nc1 एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट ncn माइनस 1। तो nc1 और ncn माइनस 1 ये लोग इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? विल दे बी इक्वल और नॉट? यस सर। यस, दे विल बी इक्वल, क्योंकि इन दोनों के नीचे वाले का सम क्या होगा? ऊपर वाला। सो दे विल बी इक्वल। तो यही बताया जा रहा है थर्ड ऑब्जर्वेशन में कि जो स्टार्टिंग और एंड से जो इक्विडिस्टेंट टर्म्स होते हैं उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। यस सर। सर एक मिनट ऊपर का लिखना। सर पर सपोज 3a और 2b वगैरह हो गया तो चेंज होता है। हाँ देखो, बाइनोमियल कोफिशिएंट का क्या मतलब है? एनसी वाला टर्म बस। सिर्फ nc वाला। ओके सर। ठीक है, अब देखो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ जो बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। लिख लिया ये ऊपर वाला जिसको भी लिखना था? यस सर। यस सर। सेकेंड अभी एक मिनट क्या हुआ? कर रही हूँ सर, एक मिनट लिख रही हूँ। लिखो लिखो जल्दी से। सर ये थोड़ा वो इसकी तरह है, हमने जो सीक्वेंस एंड सीरीज में किया था वैसा ही है, सिमेट्री। हाँ मतलब उससे रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हाँ कुछ वो तो है। ऐसी चीज। हाँ सर हो गया। हो गया? अच्छा, हम्म। अब देखो तीन चीजें बहुत ही फ्रीक्वेंटली अकरिंग होगी आपके सामने। सर एक सेकेंड स्क्रॉल अप करो ना।
बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं लिख रही हूँ 1 मिनट। हो गया सर। ठीक है, चलो। हम्म। अब देखो 3 टर्म्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली अकरिंग हो गया आपके सामने। बाइनोमियल कोफिशिएंट, देखो टर्म बाइनोमियल कोफिशिएंट of any term and coefficient of any term। तो इन तीनों में आपस में डिफरेंस क्या होता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। टर्म बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म। तो से फॉर एग्जांपल अपन ने एक्सपेंशन किया 2a + 3b होल रेज टू 4 का, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन कैसे आएगा, पहले मैं 4c0 लिखूंगा, फिर पहले वाले टर्म का 2a का पावर, इन दोनों का डिफरेंस 4, और 3b का पावर 0, तो वो तो 1 ही हो गया। फिर प्लस 4c1, 2a का पावर, इन दोनों का डिफरेंस 3, 3b का पावर 1, प्लस 4c2, 2a का पावर, इन दोनों का डिफरेंस 2, 3b का पावर 2, और ऐसे ही मतलब कुछ टर्म्स और आते जाएंगे। बताओ इस सीरीज में कितने टर्म्स होते हैं, टोटल कितने टर्म्स होते हैं इस सीरीज में? 5 टर्म्स होते हैं। कहाँ से पता चला 5 टर्म्स होते हैं? पावर 4 जो कि पावर 4 है, पावर 4 है, तो उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होने हैं। हाँ, तो मैं क्या कहता, मैं कुछ ऐसा कहता कि ये जो है ये फर्स्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन है, ये जो है ये सेकेंड टर्म ऑफ द एक्सपेंशन है, ये जो है ये थर्ड टर्म ऑफ द एक्सपेंशन है। जैसे मेरे से कोई पूछे सेकेंड टर्म क्या होगा, मतलब T2, तो मैं क्या लिखूंगा सेकेंड टर्म? 4c1 2a raised to 3 into 3b, ठीक है। तो जो टर्म होता है उसमें a और b वाले भी चीज आती है, और जो कांस्टेंट्स हो रहा होता है वो भी आता है। अगर मेरे से कोई पूछता, या इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो मैं ऐसे लिखता 4c1 2 raised to 3 into 3 into a cube b। अगर मेरे से कोई पूछता कि बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म क्या होता, तो सेकेंड टर्म तो ये है, पूरा यहां से लेके यहां तक है सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब सेकेंड टर्म में जो सी वाला टर्म है वो। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म क्या होता, 4c1 होता। और कोई अगर मेरे से पूछता कि कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म क्या होता, व्हाट वुड बी द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, तो कोफिशिएंट मतलब वो कांस्टेंट जो नंबर, वो जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो जैसे मान लो ये वेरिएबल है, तो इस पूरी चीज को मैं क्या कहूंगा, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता, 4c1 into 2q into 3। समझ में आई बात कि यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म, द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ दैट टर्म? सर वो a क्यूब b का है ना कोएफिशिएंट? क्या कह रहे हो सर वो a क्यूब b का कोएफिशिएंट हुआ ना? हाँ, वो a क्यूब b का कोफिशिएंट हुआ, या उसको हम लोग ये भी कहेंगे कि सेकेंड टर्म में जो कोफिशिएंट है वो भी हुआ। सर अगर क्वेश्चन में कुछ और मतलब a और b स्पेसिफिक बोलेंगे तो? नहीं, a और b की वैल्यू नहीं पुट की जाती। तुम कभी नो ऐसा, सर, a का कोएफिशिएंट पूछ लिया। हाँ
ए का कोफिशिएंट नहीं पूछेगा, ओके ना वेरिएबल टर्म होता है ना उसका कोफिशिएंट पूरा पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो तुम x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखो, या सर वो बोल 2x, रहा है कि सेकंड टर्म का ना पूछ के a क्यूब b का पूछ लिया। हाँ सेकंड टर्म का ना पूछ के a क्यूब बी का कोफिशिएंट पूछा, तब भी वो यही होगा। उसके लिए मैं टेक्निक बताऊंगा कि कैसे पता करेंगे कि वो जो a क्यूब बी है वो सेकंड टर्म वाला है, अभी बताऊंगा वो। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म उसमें बायोमियल कोएफिशिएंट में इंक्लूडेड होता ही है। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। किसी भी टर्म कोएफिशिएंट के मतलब कोएफिशिएंट में किसी भी टर्म के कोएफिशिएंट में ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट आता ही है। हाँ, किसी भी टर्म के कोफिशिएंट में बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा एंड सम अदर कांस्टेंट्स वाले भी आएंगे। और बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब केवल सी वाला टर्म। ओके सर। डिफरेंस समझ में आ गया सबको? हाँ सर। यस सर। चलो तो ओके। अच्छा, अब जैसे मान लो कि इफ आई टॉक अबाउट से x प्लस वाई होल रेज टू 4, तो वो क्या होता है 4c0 x रेज टू 4 प्लस 4c1 x क्यूब वाई प्लस 4c2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग से थर्ड टर्म पूछा जाता तो थर्ड टर्म में क्या लिखता? 4c2 x square y square। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4c2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, अगर मेरे से पूछा जाता कि बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, तो वो क्या होता? 4c2 4c2। 4c2 और अगर मेरे से पूछा जाता कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, 4c2 into 1 into 1। हाँ, तो वो भी 4c2 होता, मतलब into 1 इज सेंसलेस बाय द वे। ठीक है, वो अच्छा। भी 4c2 होता। तो क्या इस केस में बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट इक्वल हुए क्या? हाँ, बस इस यस केस सर। में। yes, बस इस केस में हुए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोज आर इंडिविजुअली 1, सेम की बात नहीं, 1 के बराबर है। ओके सर। सर 1 के बराबर है मतलब यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा ना कि 2x प्लस 3y तो नहीं लिखा है, यहाँ पे तो हाँ क्या सर। लिखा है x प्लस वाई लिखा है। जैसे 2x प्लस 3y अगर मैं लिखता तो इसमें मैं कहता कि भाई x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है। तो ओके अगर मैं सर। x प्लस वाई लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि x का कोएफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 1 है। 1। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सो इफ, अब इसको एज अ नोट लिखा कि इफ कोफिशिएंट ऑफ x and y are 1, then binomial coefficient of any term of the expansion will be equal to what? Coefficient of that same term in the expansion. Will you all agree? जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको इंग्लिश में जो लिखा है। यस सर। बोलो भाई, सबको समझ में आ गया? सारे बच्चों को? यस सर। yes, yes, sir. यस सर। ओके, दीप तुमको आया?
दीप, सलोनी, Yes, sir. संजना, तन्वी, तोबी, बताओ भाई, सब लोग शांत ही रहते हैं। समझ गया सर। समझा। समझा ना, एटलीस्ट बोल तो दिया करो। मेरे यस को तो ऐसा सर। लगता है कि लॉगिन करके छोड़ देते हैं सब बच्चे, फिर घूमने फिरने निकल जाते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कैसा फ्रेम कर सकता हूँ? थोड़ा हाँ, ऊपर। ऊपर जाओ। हो गया। हो गया। अच्छा, जैसे मान लो मेरे को क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 5 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 13 इंटू वाई होल रेस टू 10। ठीक है, फिर है कि हाँ आदित्य, कोफिशिएंट इज इक्वल टू कांस्टेंट पार्ट विच इज मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल पार्ट। तो हम लोग ए बी एक्स वाई इन सबको वेरिएबल मान के चलते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई को आप वेरिएबल मान के चलोगे, और के वाले टर्म को क्या मान के चलोगे आप? कांस्टेंट टाइप का टर्म मान के। तो हेलो सर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन बताने के बाद क्या होता है? क्वेश्चन बताने के बाद कुछ नहीं बताया अभी, मतलब किसी का, एक बच्चे का कोई छोटा सा डाउट था, वो क्लियर कर रहा था मैं। अच्छा, मेरा टैग हो गया था जस्ट थोड़ी देर के लिए। नहीं, कुछ नहीं बताया, अभी क्वेश्चन लिख ही रहे हम लोग। तो इन above expansion, if यहाँ पे 9 लिख लो। इन above expansion, if coefficient of each term is same as binomial coefficient of that term, then find all possible values of k. Then find all possible values of k. सर आंसर भेजा। k is equal to 1. नहीं, k is equal to 1 तो नहीं होगा। आदित्य का k is equal to 4 आ रहा है। ओके, ओम का 1, 3 एंड 4 आ रहा है। अच्छा, मोहित 4।
लक्षदीप 4, गर्भ 4। ओके चलो लेट्स डू इट। देखो ये जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट एक तरीके से क्या बोल रहा है कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, दोनों को इंडिविजुअली 1 होना चाहिए। तो k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 1 एंड k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 13 दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू 1। एंड लिखना जरूरी है कि नहीं है? यस सर, दोनों हाँ one सर, होना चाहिए। इंटरसेक्शन Yes, है, sir. इंटरसेक्शन सर। इंटरसेक्शन। दोनों को साइमल्टेनियसली 1 होना है, इंटरसेक्शन बोले तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1 and 4 एंड यहाँ से k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 3 and 4। अब हम लोग को एक तरीके से इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, एंड लगाना मतलब इंटरसेक्शन लेना। देयरफॉर k की वैल्यू क्या हो गई हमारी फाइनली 4। 4। द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट 4। तो यही हमारा डायरेक्टली दोनों इक्वेशन इक्वल कर सकते थे नहीं, सर, डायरेक्टली सही दोनों में इक्वेशन वो गलत हो जाएगा। डायरेक्टली दोनों इक्वेशन Equal to- इक्वल करना वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं ऐसे लिख लूँ कि x और y के कोफिशिएंट को हुआ इक्वल तो भी कर, चले। मेरी बात सुनो। जैसे मान लो x और y के कोफिशिएंट को मैंने इक्वल कर दिया से होल रेस टू 10, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं फर्स्ट टर्म लिखता तो मैं ऐसे लिखता 10c0 2x होल रेस टू 10, ये फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता बताओ 10c0 और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या होता 10c0 into 2 10c0 into 2 raised raised to to 10। 10। तो क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, नहीं। तो इसीलिए केवल इक्वल होना काम नहीं देगा, 1 भी होना चाहिए x और y के कोफिशिएंट को। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. अच्छा सर पर वो ऐसे चेक करने के लिए भी कर सकते हैं ना, अगर इक्वल हुआ ही नहीं तो इसका मतलब कोई होगा ही नहीं सोल्यूशन। अगर दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो ही नहीं रहे इसका मतलब कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। फिर इक्वल होने के लिए तो मतलब तुम ऐसे कर सकते हो ना कि जैसे मान लो इसको और इसको इक्वेट कर दो तो उससे तुम्हारा क्या आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 8 या k इज इक्वल टू 4। ठीक है कोई बात नहीं, k इज इक्वल टू 4 आ गया, अच्छी बात है। तो उससे क्या इंश्योर हो रहा है कि ये और ये इक्वल हो रहा है। अच्छा वो अलग बात है कि फॉर्चुनेटली k इज इक्वल टू 4 डालने पे ये भी 1 हो जा रहा है और ये भी 1 हो जा रहा है, वो तुम्हारी किस्मत है। समझ रहे हो? यस सर। वो तुम्हारी किस्मत है कि 1 1 हो जा रहा है, मतलब गलत करने के बाद भी सही आंसर आ जा रहा है। अच्छा अब एक बात बताओ मेरे को, अगर तुमको ध्यान होगा तो पहले मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे 10 पावर लिखा था, उसको फिर मिटा के मैंने 9 पावर किया, उसको फिर मिटा के मैंने 9 किया। तो ऐसा क्यों किया ये बताओ? ऐसा क्यों किया मैंने? पता नहीं। नंबर सोचो ऑफ सोचो। टर्म्स इवन करने के लिए। वो भी एक रीजन हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को? मैंने पहले 10 लिखा था, फिर उसके बाद मेरे को कुछ सूझा और फिर मैंने मिटा के उसको 9 कर दिया पावर में। मैंने उसको मिटाते हुए नहीं देखा। हाँ कुछ नहीं सर। सर तो फिर हम ये आपने जो लिखा है रिलेशन इक्वल टू 1 वो नहीं लिख पाते थे क्या 10 पावर रखा होता तो?
हाँ, मतलब वो एक और पॉसिबिलिटी बन जाती है एक्चुअली। देखो, सर जब कब हम मैं 1 नहीं लिख पाते सर? नहीं समझा। देखो, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई इवन पावर लिखता, यस ठीक सर। है, तो चाहे मैं x प्लस वाई होल रेस टू 10 लिखूं, चाहे मैं माइनस एक्स माइनस वाई होल रेस टू 10 लिखूं, दोनों जगह बात सेम होती, क्योंकि माइनस कॉमन निकल के इवन पावर होता तो वो प्लस हो जाता। यस सर। ठीक है, तो जब मैं इवन पावर लेता ना, तो उस समय मेरे को दो केसेस फॉर्म करने पड़ते जब इवन पावर लेता मैं। सर दोनों और में लेते हैं ना? हाँ, कि एक बार कोफिशिएंट्स 1 हो जाए, केस 1 जो अभी किया, और दूसरा केस क्या लेना चाहिए था कि कोफिशिएंट्स -1 हो जाए। अच्छा। यस। समझ में आया? थोड़ा विजुअलाइज करो तो अपने आप समझ में आएगा। हाँ सर समझा। मतलब सर जब भी इवन होगा तो भी -1 वाला भी पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। यस, जब इवन होगा तो हम लोग को +1 और -1 दोनों की पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, लेकिन ऑड पावर है तो केवल +1 की आपको पॉसिबिलिटी लेनी है। ओके सर समझा। थैंक यू सर। ठीक है, तो मैंने इसलिए मिटा दिया क्योंकि पहले नज़र में तुम उतना नहीं सोच पाते। तो सर ठीक है, ये इवन पावर रखने का फायदा है या नुकसान? मतलब ये आगे कोई फायदा एड नुकसान कुछ नहीं है। नहीं नहीं फायदे मतलब नुकसान की बात नहीं हो रही, मतलब क्वेश्चन को और कितना कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। जैसे अच्छा। मतलब अगर मैं इवन पावर रख दूं तो ये क्वेश्चन को मैं मल्टीपल चॉइस में कर सकता हूँ, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में। सर अभी थोड़ा ऊपर लो। सर ये केस 1 और केस 2 में फिर अपन को एंड लगाना है कि और? देखो, केस 1 में जैसे k स्क्वायर -5k + 5 = 1 एंड k स्क्वायर -7k + 13 = 1। ठीक है, इससे आंसर आता है तुम्हारा k = 4। फिर इस केसेस के बीच में हमेशा और लगते हैं। हाँ ओके। यस यस यस। फिर यहाँ पे तुम = एक बार -1 लेते और इसको = एक बार -1 होते और इनका इंटरसेक्शन लेते, तो यहाँ से कोई से k की वैल्यू आती, फिर उसके बाद इसका और इसका यूनियन ले लिए होते। ओके सर, समझे। ठीक है, और आप ये वापस एक्सप्लेन करो। देखो, जब जैसे मान लो कि तुम ऐसे लिखो, मेरा एम पता है क्या है? मेरा एम अल्टीमेटली ये है कि x + y होल रेस टू पावर बन जाए, कुछ भी बन जाए। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट 1 हो, ये मेरा एम है। तो अब देखो, जैसे मान लो ax + by होल रेस टू 10 होता। ठीक है, तो मैं अगर दो, यहाँ पे जो 10 है वो इवन पावर है ना, तो केस 1 अगर मैं ले लूँ कि a की वैल्यू 1 ले लूँ, b की वैल्यू 1 ले लूँ, तो वो क्या होगा? x + y होल रेस टू 10 होगा। बहुत अच्छी बात, और बाहर कुछ भी नहीं है। अगर मैं केस 2 ले लूँ जिसमें a की वैल्यू -1 ले लूँ और b की वैल्यू -1 ले लूँ, तो ये क्या बन जाएगा? -x - y होल रेस टू 10 बन जाएगा। अब इसमें अगर तुम माइनस साइन बाहर ले लोगे तो क्योंकि उसका इवन पावर है, तो वो अभी भी जाके x + y होल रेस टू 10 बनेगा। ठीक है, तो चाहे इसका एक्सपेंशन लिखो चाहे इसका एक्सपेंशन लिखो, इसमें हमेशा बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट इक्वल होंगे।
अच्छा, ऑड पावर में मैं माइनस क्यों नहीं ले सकता? देखो, जैसे मान लो ax प्लस बी वाई होल रेस टू 9 होता, हाँ, मैं a की वैल्यू -1 लिख लूं और b की वैल्यू -1 लिख लूं, तो -x माइनस वाई होल रेस टू 9 होता। अब क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस एकदम से बाहर निकल जाता, -x प्लस वाई होल रेस टू 9। अब देखो, अगर जैसे मान लो तुम इसको एक्सपेंड करते तो इसके एक्सपेंशन से क्या बनता? जैसे पहला टर्म क्या बनता, 9c0 x रेस टू 9, और भी बहुत सारे टर्म्स बनते। तो इसमें ऐसे बनता, देखो, -9c0 x रेस टू 9, और भी बहुत सारे टर्म्स बनते। तो जो पहला टर्म होता उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता? केवल 9c0। बाइनोमियल कोफिशिएंट केवल c वाला टर्म होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है, और उसका कोफिशिएंट क्या होता? कोफिशिएंट होता -9c0। तो क्या कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल है क्या? No. नहीं इक्वल है। सो ऑड पावर लेने पे कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट एक दूसरे के ऑपोजिट साइन में हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने ऑड पावर के केस में केवल 1 लिया, 1 और 1 लिया। ओके। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये वाली चीज? यस। Yes, sir. Okay. Okay, so this was third observation. Now let's move to fourth observation. और फोर्थ ऑब्जर्वेशन ही जो है हमारी बैकबोन क्रिएट करता है बाइनोमियल थ्योरम की। जैसे a प्लस बी होल रेस टू n है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करके क्या लिखेंगे? nc0 a रेस टू n प्लस nc1 a रेस टू n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a रेस टू n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस nc3 a raised to n minus 3 into b cube, and so on till ncn b raised to n. सर हाँ, सर आपने फोर्थ ऑब्जर्वेशन अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया ना? नहीं, अभी फोर्थ ऑब्जर्वेशन में बस बाइनोमियल सीरीज का एक्सपेंशन लिखा हमने, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। जैसे ये वाली चीज को मैं क्या कहता? t1 फर्स्ट टर्म। इस वाली चीज को मैं क्या कहता? t2। इस पूरी एंटायर चीज को क्या कहता? t3। इस पूरे को क्या कहता? t4। अच्छा, ये क्या होता है? लास्ट वाला क्या होता? t ऑफ व्हाट? n plus 1 सर n+1 n+1 होता है ना, क्योंकि देखो पावर अगर n है तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? n+1 टर्म्स होंगे, n+1 टर्म्स। जो पहला ऑब्जर्वेशन था। तो t1 t2 टिल tn+1 तक जाता। अब जैसे मान लो मैं कोई भी देखता, जैसे यहाँ पे अगर सबस्क्रिप्ट हमारा 1 है तो c का सबस्क्रिप्ट उससे एक कम हो गया। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट अगर 2 है तो c का सबस्क्रिप्ट 2 से एक कम। सबस्क्रिप्ट 3 है तो c का सबस्क्रिप्ट उससे एक कम। सो अब अगर मैं पैटर्न देख के ऐसे लिखूं, अगर सर मैं आप वापस बोल सकते हो, आप भी क्या बोले? पैटर्न देख रहा हूं, देखो t का जब सबस्क्रिप्ट 1 होता तो c का सबस्क्रिप्ट 0 होता, t का सबस्क्रिप्ट 2 होता तो c का सबस्क्रिप्ट 1 होता, t का सबस्क्रिप्ट 3 होता तो c का सबस्क्रिप्ट 2 होता। मतलब एक एक कम हो रहा है। तो जब मैं tr+1 लिखता तो c का सबस्क्रिप्ट क्या होता? इससे एक कम, R r।
अच्छा, जो ए और बी वाले टर्म्स है ना, वो जैसे तुमने एन सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट अगर फिक्स कर दिया तो ए के पावर और बी के पावर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे हर जगह, हमेशा, पूरे बाइनोमियल थ्योरम में। अगर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट फिक्स कर दिया तो ए और बी के पावर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। देखो ए का पावर क्या रहेगा, दिस माइनस दिस, ए मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म, n माइनस 1, और b का पावर क्या रहेगा, ये वाली चीज 1। यहाँ पे भी देख सकते हो a का पावर क्या रहेगा, दिस माइनस दिस, n माइनस 2, b का पावर क्या रहेगा 2। तो यहाँ पे NCR a का पावर क्या रहेगा, दिस माइनस दिस, n माइनस r, b का पावर क्या रहेगा, दिस, b रेज टू r। समझ में आई बात? फिक्स कर देंगे मतलब, फिक्स कर देंगे मतलब क्या? फिक्स करने का ये मतलब है कि जैसे ये और ये तुमने लिख लिया, जैसे मान लो मैंने जैसे मान लो मैंने 10C2 लिख लिया, तो a का पावर और b का पावर सोचने के लिए अलग से कुछ नहीं सोचना है, बस a का पावर क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, 10 माइनस 2 8, b का पावर क्या हो जाएगा, ये वाली चीज 2। अच्छा ठीक है। मुझे लगा कि हर जगह पे सी का सब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट फिक्स कर दो। सर हाँ बोलो। सर सुपरस्क्रिप्ट मतलब नीचे वाला ना? नहीं, सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म, फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल सीरीज, ऑफ बाइनोमियल सीरीज या एक्सपेंशन, जो भी कहो। ठीक है, तो ये बात समझ में आई सबको? एक बार सब लोग कमेंट करो। एवरीवन प्लीज कमेंट, ईच एंड एवरीवन। यस सर। देखो भाई 50 बच्चे हैं, 4 कमेंट आए। हाँ ऑब्जर्वेशन है। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। ये सर, ये जो 10C और नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है, तो इसको हम लोग T3 भी बोल सकते हैं ना? क्या बोल सकते हो? मतलब T3 होगा ना ये वाला? हाँ, ये T3 होता। ओके सर, थैंक यू। चलो, अच्छा, अब कभी कभी कुछ बच्चों के मन में आता है कि सर आपने यहाँ पे TR+1 क्यों लिखा? मतलब बच्चे सोचते होंगे कि यार हम लोग तो फॉर्मूला जो सीखते हैं वो आरएट टर्म का फॉर्मूला सीखते हैं, इक्वेशन सीरीज अभी पढ़ के आया। एक्सप्रेशन थोड़ा ज्यादा सिंपल लगता है। एग्जैक्टली, एक्सप्रेशन हम लोग का सिंप्लीफाई होके दिखे। जैसे मान लो मैं अगर TR लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ NC, उससे इससे एक छोटा R-1, सॉरी R-1, a का पावर इन दोनों का R-1 डिफरेंस, तो n माइनस n आर माइनस माइनस r प्लस 1, सॉरी, n माइनस आर प्लस 1, b का पावर ये नीचे वाला R-1। अब इसमें क्या हो गया, बहुत जगह R-1, R+1 वगैरह आ रहे हैं, तो हम लोग के लिए तो पता है इम्पोर्टेंट ये वाली चीज होती है, ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है कि इसको मैं कितने अच्छे से सिंप्लीफाई या कितनी सफाई से सिंप्लीफाई कर सकूं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी राइट TR+1, ताकि जो राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन बने वो एक साफ सुथरा एक्सप्रेशन बने। सर सबसे पहला फॉर्मूला हमने यही वाला सीखा था ना, NCR-1। नहीं, NCR-1 का कोई फॉर्मूला नहीं एक्सपेंशन सीखा सीखा है। था। मतलब जब सबसे पहले जब हमें सिखा रहे थे तो यही वाला था ना? NCR का एक्सपेंशन सीखा था।
वो तो मैंने NCR को कैसे एक्सपेंड करेंगे वो सिखाया था मैंने। अच्छा, मुझे याद है कि ये हमने कहीं देखा है पहले भी, ये वाला फॉर्मूला NCR-1 वाला। हो सकता है मतलब स्कूल वगैरह में सीखा हो, ऐसा स्कूल में पढ़ा दिया गया है क्या? नहीं सर, स्कूल में तो नहीं करवाया। पता नहीं, मतलब मैंने तो शायद मैं पहली बार बता रहा हूँ। चलो कोई नहीं। अच्छा, अगर हम लोग से कोई पूछे कि ये वाला फॉर्मूला सही है कि गलत है, जो ब्लैक में मैंने किया है? सही है। सही है। सही है सर। फॉर्मूला तो सही है, फॉर्मूले में कोई गलती नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाइड कौन सा है? ये ब्लू वाला, और इसी को हम लोग यूज करेंगे, ब्लू वाले को। ठीक है, सो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन दीज फॉर्मूलेस। तो आगे बढ़ा जाए हम लोग। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो जैसे मान लो है हमारा 2x प्लस 3/x² होल रेस टू 10 है। हाँ, अब कोई पूछे कि फाइंड 10th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। ठीक है, 2x प्लस 3/x² होल रेस टू 10 है, और हम लोग से कोई पूछे कि भाई इसका 10th टर्म फाइंड करके बताओ, तो अब मैं कैसे सोचूंगा? 10th टर्म पूछा गया है ना, तो मैं लिखूंगा ठीक है भाई, मेरे को T10 फाइंड करना है। अच्छा, T10 फाइंड करना है, इसका मतलब n की जगह तो यहाँ पे 10 है, C 9। इससे एक कम 9। अब यहाँ पे a की जगह किसने ली? 2x ने ले ली। 2x⁻1 2x⁻1 इन दोनों का डिफरेंस 3/x² होल रेस टू 9। ठीक है। अच्छा, 10C9 जो होता है, 10C9 जो है वो 10C1 के भी बराबर होता है, याद है? यस सर, समेशन। हाँ, तो 10C1 और 10C1 कितना होता है? 10 होता 10। है। तो 10 into 2 into 3 raised to 9 into x whole upon x raised to 18। तो 20 into 3 raised to 9। अब 3 raised to 9 एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है, तो उसको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठूंगा। into 1/x raised to 17। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे 2x प्लस 3/x² होल रेस टू 10 को तुम एक्सपेंड करोगे तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे। कितने टर्म्स आएंगे? 11 टर्म्स आएंगे। कितने टर्म्स आएंगे? 11 टर्म्स। 11। तो जैसे मान लो ये T11 हुआ, लास्ट टर्म कौन सा होता? T11, और उससे जस्ट पहले वाला कौन सा होता? T10 T10। होता। तो जो 10th पोजीशन पे टर्म होता वो ये होता 20 into 3 raised to 9 into 1 upon x raised to 17। और भी बहुत सारे होते टर्म्स, खैर वो पूछे नहीं गए तो हम लोग को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सर, मतलब हमको पूरा ऐसे सिंप्लीफाई करके दिखाना ही पड़ेगा ना? क्या? सर इसको अगर मल्टीप्लाई करके? नहीं, वो हाँ, C⁻10 मतलब सुपर स्क्रिप्ट में 10 और नीचे 9 है, इधर नहीं छोड़ सकते ना हम? यहाँ पे कैलकुलेट कर। नो सर, वो पूछ रहा है वो 10C9 का एक्सपेंशन करना पड़ेगा 10C9 की वैल्यू फाइंड करने को। यस सर। हाँ देखो, अगर जैसे मान लो 10C, उसके नीचे ये वाली जो चीज लिखी है वो थोड़ी या तो 10 के आजू बाजू है या तो 0 के आजू बाजू है। जैसे मान लो 10 के आजू बाजू कौन हो गए? 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया। या 0 के आजू बाजू कौन हो गया?
0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो जो नीचे सबस्क्रिप्ट है, अगर वो या तो एक्सट्रीम एंड्स पे है, या तो लेफ्ट हैंड साइड के ऑलमोस्ट है, या ऑलमोस्ट एकदम राइट हैंड साइड के है, तो उसकी वैल्यू निकालना आसान होता है। लेकिन अगर तुम मिडिल में जाते जाओ तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती जाती है। अब जैसे मान लो कि कोई मेरे से पूछे कि भाई बताओ 20C19 क्या होगा, तो वो मैं बता सकूंगा कि 20C19 20C1 के बराबर होगा और 20 20C1 20 के बराबर होगा। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि 20C10 कितना होगा, तो इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, वेरी लार्ज कैलकुलेशन। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि इसको या तो 20C10 ही लिख के दे दिया जाएगा ऑप्शन में, या तो फैक्टोरियल फॉर्म में कुछ लिख के दे दिया जाएगा कि 20C10 मतलब 20 फैक्टोरियल होल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो इस फॉर्म में लिख के दे दिया जाएगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, यस सर। तो बच्चों ये क्लियर है, सबको समझ में आई बात? यस सर। यस सर। सर। आगे बढ़ा जाए हम लोग अब। चलो ठीक है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है अपना, क्या क्वेश्चन है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 6 है मान लो। देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised to 8 in above expansion. Then find coefficient of x raised to 8 in above expansion. चलो इसको करेंगे सब लोग, सारे बच्चे। सर 120। क्या हुआ? 120। 120। चलो बाकी लोग भी करो।
ओके, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो जनरल फॉर्मूला लिखेंगे TR+1 वाला। तो TR+1 क्या होता, 6CR 2x रेज टू, इन दोनों का डिफरेंस 6 माइनस R x स्क्वायर रेज टू ये वाला पावर R। ठीक है, उसके बाद x के जो है दो जगह पावर्स हैं, उनको एक साथ कलेक्ट कर लो। तो देखो 6CR इंटू 2 रेज टू 6 माइनस R into x raised to 6 minus r into x raised to 2r. Now add both the powers. So I will get 6CR 2 raised to 6 minus r x raised to 6 plus r. ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, x का पावर 8 चाहिए, अपने को x का पावर 8 चाहिए। इसका मतलब 6 प्लस r की वैल्यू 8 होनी चाहिए, क्योंकि x का पावर क्या है 6 प्लस r। r प्लस 6 इज इक्वल टू 8, मतलब r की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी 2। अब r की वैल्यू 2 इसमें डाल दो, r की वैल्यू 2 डाल दी, तो उससे क्या आएगा, T3 इज इक्वल टू 6C2 2 टू द पावर 4 इंटू x रेज टू 8। अच्छा, हमसे तो बाय द वे क्या पूछा गया है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 8। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 8 तुम्हारा क्या होगा, दैट विल बी 6C2 इंटू 2 रेज टू 4, मतलब 6C2 मतलब 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2 रेज टू 4, 1 जा 3 जा। सो ये क्या बन गया, 15 इंटू 16 विच इज 240। सो द आंसर विल बी व्हाट, 240। सर थोड़ा ऊपर हाँ। स्क्रॉल कीजिए ना, क्या, ऊपर स्क्रॉल कीजिए, बस 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 बस। सर मैंने थोड़ा अलग किया था, मैंने x को ना कॉमन ले लिया था और फिर जो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आया ना उसमें मैंने टर्म ढूंढा। अच्छा ठीक है। हाँ एक्सप्लेन करोगे, क्या हुआ, एक बार और एक्सप्लेन करो ना। देखो हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला एक्सपेंशन है ना, इसका जनरल फॉर्मूला लिख लिया, TR+1 इज इक्वल टू 6CR। फिर पहले वाले टर्म की जगह किसने ली, 2x ने ली, तो 2x का पावर, इन दोनों का डिफरेंस 6 माइनस r। दूसरा वाला टर्म कौन सा है, x स्क्वायर, सो x स्क्वायर का पावर r। सो दिस इज 6CR, तो ऐसे लिख लिया। अब 2 रेज टू 6 माइनस r ऐसे लिख लिया, उसके बाद x रेज टू 6 माइनस r ऐसे लिख लिया, और x रेज टू 2r ऐसे लिख लिया। अब x के अगर टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो उनके पावर से ऐड होंगे, तो 6CR तो ऐसे ही आ गया, 2 रेज टू 6 माइनस r ऐसे आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो x का पावर 6 प्लस r आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, r की वैल्यू 2 पुट कर, सॉरी हम लोग को x का पावर 8 चाहिए, तो x का पावर r प्लस 6 है, उसको 8 के बराबर कर दिया ताकि r की वैल्यू आ जाए, तो उससे r की वैल्यू 2 आ गई। अब r की वैल्यू 2 इसमें हम लोग ने डाली, तो r की वैल्यू 2 डालने पे क्या आ गया, T3 इज इक्वल टू 6C2 2 रेज टू 4 इंटू x रेज टू 8। तो अब T3 का क्या मतलब है, T3 का ये मतलब है कि जब तुम इस सीरीज को एक्सपेंड करोगे, 2x प्लस एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे, 2x प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 6 को एक्सपेंड करोगे, तो जो थर्ड टर्म होगा ना उसमें x रेज टू 8 वाला टर्म आ रहा होगा, जो थर्ड टर्म होगा, और उस x रेज टू 8 का जो कोफिशिएंट है वो क्या रहा होगा, 240। तो हम लोग से बाय द वे क्या पूछा गया है कि x रेज टू 8 का कोफिशिएंट क्या होगा, सो दैट विल बी व्हाट, 240।
हाँ, समझ में आया? यस सर। यस ओके, सर। सो और किसी को डाउट है, किसी स्टूडेंट को? नो सर। नो तो आगे सर। बढ़ा जाए हम लोग। सर अगर ये क्वेश्चन में अगर बायनॉमियल कोएफिशिएंट पूछा रहता तो अगर 6C2 ना? बाइनोमियल कोफिशिएंट पर पूछा होता तो तुम केवल 6C2 लिखते। ओके सर। अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा है, अगर यस कोफिशिएंट पूछा है इसलिए 6C2 इंटू 2 raised to 4 लिखा। यस सर। ओके ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सर क्वेश्चन थोड़ा सा है ऊपर लो। बस सर, बस बस। x² प्लस 2/x³ होल रेज टू 20, ठीक है। देन फाइंड द टर्म which is हो गया सर। independent of x. Find the term which is independent of x. सर कौन सा टर्म है ये बताना है या टर्म की वैल्यू बताना? टर्म की वैल्यू बतानी है। देखो, कौन सा टर्म है वो बताना होता तो वो पूछते कि फाइंड द पोजीशन ऑफ दैट टर्म। वैल्यू बतानी है, पोजीशन नहीं बतानी। वैल्यू बढ़िया आएगी थोड़ी। बढ़िया है। सर सर T9 है क्या? T9। यस सर, मेरा भी T9 ही है। T9 आएगा। वो 20C8 का एक्सपेंशन थोड़ा लंबा है। वही सर, वही पढ़ाएगा। तो देखो, हम लोग ने अगेन वही TR+1 लिखा। दैट विल बी व्हाट 20CR x² raised to 20 minus r 2/x³ होल रेज टू r। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 20CR। पहले कांस्टेंट को एक साथ कर लो, 2 raised to r
अब x का पावर 40 माइनस 2r माइनस 3r 40 माइनस 5r बन जाएगा। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कि द टर्म शुड बी फ्री फ्रॉम x। अब टर्म फ्री फ्रॉम x मतलब x का पावर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो विच मीन्स 40 माइनस 5r शुड बी 0। तो उससे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब r की वैल्यू 8 तुमने पुट की तो T9 that will be 20C8 2 raised to 8 और x का पावर अपने आप 0 बन जाएगा। तो हम लोग से क्या पूछा गया कि फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टर्म की वैल्यू क्या होगी, यही होगी 20C8 इंटू 2 raised to 8। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में भी इसी फॉर्म में ही दिया होगा तुमको कहीं। सर वापस से बताओगे? देखो वैसे ही TR+1 निकाला, तो TR+1 निकालने पे ऐसा सिंप्लीफाई हो गया। अब हम लोग को वो वाला टर्म फाइंड करना है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब जिसमें x का कोई एग्जिस्टेंस ना हो, उस वाले टर्म में x आ ही ना रहा हो। तो x कैसे नहीं आएगा, जब x का पावर जो है 0 हो जाए, ताकि x रेज टू 0 को हम लोग 1 लिख लेंगे। तो x का पावर क्या है, 40 माइनस 5r, दैट शुड बी 0। तो उससे r की वैल्यू 8 आ गई। अब r की वैल्यू 8 यहाँ पे पुट की, सो r की वैल्यू 8 पुट करने पे T9 इज इक्वल टू 20C8 इंटू 2 रेज टू 8। तो अगर हम लोग से पूछा जाता कि कौन से पोजीशन वाला टर्म ऐसा होता जिसमें x का टर्म नहीं आता, तो मैं कहता वो 9th पोजीशन वाला टर्म होता, जिसमें x का कोई भी टर्म अवेलेबल नहीं होता। बाकी सब में x के कुछ ना कुछ टर्म्स अवेलेबल हो रहे होते। ठीक है, सबको समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। स्टूडेंट्स, किसी को डाउट है? नो सर। एनीवन एल्स? नो। अच्छा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 21st and 22nd term of the expansion 1 minus x whole raised to 44 are equal, then find the value of x. Then find the value of x. सर इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे? क्या सर मतलब इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे? ऐसा नहीं है, ये तो अभी स्टार्टिंग है ना। वही। तुमको ये समझ में आ गया होगा इतने दिन से पढ़ते पढ़ते कि स्टार्टिंग तो इजी रहती है, एंड बहुत टफ हो जाता है। हाँ। बस यहाँ पे भी वही कहानी रहेगी।
सर का टेस्ट कितने बजे है? कल जो है टेस्ट 3 o'clock को रखा है। सर कितने बजे की टेस्ट है आपने बोला? 3। ओके। नहीं, ओम गलत है। नहीं, 1 भी नहीं होगा। सर -21/24 है क्या? -21/24। यस सर। सही है। सर आप म्यूट हो। हाँ हाँ, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो? 1 ± x होल रेज टू 44। और क्या Yes, बोला sir. गया है? T21 और T22 इक्वल है। अब T21 तुम कैसे लिखते हैं? देखो ऊपर पावर 44 है, तो 44C20 -x होल रेज टू 20। 1 का तो तुम जो भी पावर करो कुछ फर्क ही नहीं डालने वाला। दिस शुड बी इक्वल टू 44C21 -x का पावर 21। ठीक है, तो अब देखो ये और ये कैंसिल होके -x बन जाएंगे। सो फाइनली क्या हो गया हमारा? -x इज इक्वल टू 44C20 होल अपॉन 44C21। ठीक है, अब सबको फैक्टोरियल फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया, सबकी इंडिविजुअल ये वैल्यू माइनस निकालना। तो हाँ, -x कैसे आया? -x रेज टू 20 है और -x रेज टू 21 है। जैसे मान लो इधर t रेज टू 20 है, इधर t रेज टू 21 है। 44 कैंसिल होके ये माइनस कैंसिल होके x t कैसे आया? बनेगा। हाँ, -x कैसे आया वहाँ पे? यहाँ पे 1 -x है ना, तो 1 -x को ऐसे सोचा कि 1 + -x, तो ये b का काम कर रहा है और 1 जो है a का काम कर रहा है। सर आपने 44C20 क्यों लिया? क्योंकि ये 21 है ना, तो उससे एक कम ये होना चाहिए। सिमिलरली ये 22 है, तो उससे एक कम यहाँ होना चाहिए। सर ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना 44 के अंदर, जो मतलब प्लस में है। हाँ, क्या कह रहे हो? तो आपने -x को +-x लिया क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। प्लस के फॉर्म में। प्लस के फॉर्म में होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं, प्लस के फॉर्म में होना चाहिए। ओके सर।
अब देखो दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालना पॉसिबल नहीं है, तो दोनों को फैक्टोरियल के फॉर्म में एक्सपैंड कर दिया। तो देखो 44C20 मतलब 44 फैक्टोरियल होल अपॉन 20 फैक्टोरियल इंटू इन दोनों का डिफरेंस 24 फैक्टोरियल। फिर इसको क्या लिखेंगे 44 फैक्टोरियल, फिर इसका ऊपर 21 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस 23 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 44 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब देखो माइनस, 1 अब देखो 21 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 21 into 20 फैक्टोरियल, और इस 23 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दो, फिर इस 20 फैक्टोरियल को भी वैसे ही रहने दो, और 24 फैक्टोरियल को 24 इंटू 23 फैक्टोरियल, 23 फैक्टोरियल चला जाएगा, 20 फैक्टोरियल चला जाएगा, तो 21 अपॉन 24, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 7 अपॉन 8 बन जाएगा। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 अपॉन 8, और यही हमारा आंसर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो, यस सर। तो आगे बढ़ा जाए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें किसी को डाउट है, किसी स्टूडेंट को? नो सर। चलो गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जरा कि x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू 6 प्लस x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू 6। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि फाइंड द डिग्री of the polynomial of above expansion of above expansion।
चलो, तो हम लोग को क्या करना है कि इसको एक्सपेंड करोगे तो एक पॉलिनोमियल बनेगा, उसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो देखो, जैसे मान लो इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए बी मान लो, ये ए और ये बी। तो ये कैसे टाइप की चीज बन रही है? ए प्लस बी होल रेज टू 6 प्लस ए माइनस बी होल रेज टू 6। ठीक है, अब देखो मेरे को ना कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे पहला टर्म जो है वो कैसा बनेगा? समथिंग ए रेज टू 6 प्लस समथिंग ए रेज टू 5 इंटू बी प्लस समथिंग ए रेज टू 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस समथिंग ए क्यूब बी क्यूब प्लस समथिंग ए स्क्वायर बी रेज टू 4 प्लस समथिंग ए बी रेज टू 5 प्लस समथिंग बी रेज टू 6। ये पहला वाला टर्म बना। अच्छा, जो दूसरा टर्म है वो क्या बनेगा? देखो, वो जो है प्लस के साथ स्टार्ट होगा और प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता जाएगा। फिर माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी रेज टू 4 माइनस ए बी रेज टू 5 प्लस समथिंग बी रेज टू 6। तो इससे क्या होता? इससे जो है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता, फिर ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो देखो 2 टाइम्स, क्योंकि ए रेज टू 6 ए रेज टू 6 है, तो समथिंग ए रेज टू 6 मतलब एक्स रेज टू 6। ठीक है, प्लस समथिंग ए रेज टू 4 बी स्क्वायर मतलब एक्स रेज टू 4 बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस समथिंग ए स्क्वायर बी रेज टू 4 मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू 4 प्लस समथिंग बी रेज टू 6 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसका होल क्यूब। ठीक है, तो देखो इसमें कितनी डिग्री बन रही है? 6 डिग्री बन रही है। इसमें भी कितनी डिग्री बन रही है? 6 डिग्री बन रही है। अच्छा, सर बी तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना? हाँ, तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा सर। यहाँ पे भी डिग्री 6 बन रही है और यहाँ पे भी डिग्री 6 बन रही है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो फाइनली ओवरऑल डिग्री क्या बनी? एक्स रेज टू 6। इसका मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल बनेगा वो एक्स रेज टू 6 वाला पॉलिनोमियल बनेगा। हाईएस्ट पावर जो है एक्स रेज टू 6 होगा इस पॉलिनोमियल में। सर आप वापस एक्सप्लेन करोगे ये प्लीज? मेरे को नहीं समझा। सर एक्स के बाकी के पावर क्या आएंगे? मैंने देखिए ए लिखा और इस पूरे को बी अज्यूम किया, तो ये चीज ऐसे बन जाएगी ए प्लस बी होल रेज टू 6 और दूसरा वाला ए माइनस बी होल रेज टू 6। अब ए प्लस बी होल रेज टू 6 का एक्सपेंशन लिखा। पहले तो समथिंग ए रेज टू 6 आएगा प्लस समथिंग ए रेज टू 5 इंटू बी आएगा प्लस समथिंग ए रेज टू 4 इंटू बी स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन। फिर उसके बाद इस वाले का एक्सपेंशन लिखा।
तो इसमें क्योंकि बीच में माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट चलते जाएंगे। तो फाइनली होता क्या कि ये और ये कैंसिल हो जाता, सिमिलरली ये और ये कैंसिल हो जाता, फिर ये और ये कैंसिल हो जाता। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि a की जगह x रख देते हैं और b की जगह रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख देते हैं। तो देखो ये और ये तो सेम है ही, तो 2 टाइम्स कर लिया। तो यहाँ पे x a रेज टू 6 मतलब समथिंग x रेज टू 6, फिर ये बचा तो a रेज टू 4 मतलब x रेज टू 4 और b स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, तो रूट खत्म हो गया मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर a स्क्वायर b रेज टू 4, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और b का होल रेज टू 4 करोगे मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये b रेज टू 6 है मतलब समथिंग एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल रेज टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जो है अगर तुम सारे टर्म्स को देखो तो इसमें x रेज टू 6 है, इसमें अगर अंदर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता x रेज टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर को तो वो भी x रेज टू 6 बन जाता, फिर इसमें x स्क्वायर होता और इसमें ऐसे बनता x रेज टू 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो इसमें x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे भी x रेज टू 6 बनता, वैसे भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, तो यहाँ से भी x रेज टू 6 बनता, तो x का जो हाईएस्ट पावर होता वो क्या होता 6 होता, तो ओवरऑल डिग्री क्या हो जाती इस पॉलिनोमियल की 6 हो जाती ओवरऑल डिग्री। ओके ठीक है, सर मैंने ऐसे नहीं किया था, थोड़ा अलग किया था, लेकिन मेरा आंसर 12 आया। नहीं फिर कुछ गलत किया होगा तुमने, सर एक बार देखो ना मैंने। तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है सर ऐसा हो सकता है क्या किसी बीच वाले टर्म का पावर हमारे एक्सट्रीम टर्म से ज्यादा आएगा? बीच वाले टर्म का पावर एक्सट्रीम में नहीं जो टर्म्स है उससे ज्यादा आएगा? नहीं नहीं, ये x रेज टू 4 है, उसको x रेज टू 4 को उसके सबसे ज़्यादा वाले से मल्टीप्लाई किया तो मतलब मैक्सिमम x रेज टू 6 ही बन सकेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो x रेज टू 4 ही बनाएगा ना, और हम लोग को हाईएस्ट डिग्री चाहिए। ठीक है, चलो ओके, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। सर यस हेलो सर, सर आप आरएमओ के लेक्चर्स लोगे? आरएमओ के अभी कल तो कोई शेड्यूल नहीं है लेक्चर। ओके सर। सर वो लेक्चर्स पूरी तरह कैंसिल हो गए या सर अभी के लिए बंद किया? हाँ सर वो आरएमओ के लेक्चर्स पूरी तरह कैंसिल हो गए या सर अभी के लिए नहीं हो? अभी स्कूल में एग्जाम वगैरह चल रहा था ना, मेन बात ये है ओके सर। सारे स्कूल्स में। हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि मैं तुम लोग को एक शीट दूंगा, उसमें अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व करना होमवर्क के लिए। ठीक है, और ट्यूसडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को जो है बाइनोमियल थ्योरम का एक छोटा सा स्मॉल टेस्ट होगा जो आज तक पढ़ाया गया है उतने के लिए। सो उस शीट को अटेम्प्ट करना जो दूंगा, उसी लेवल के टेस्ट के क्वेश्चंस भी आएंगे ताकि तुम लोग थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते जाओ। और ये अथवा खत्म हो गया क्या?
ठीक है, सर चलो हाँ बोलो। चैप्टर खत्म हो कौन सा? ये वाला? नहीं नहीं, खत्म नहीं हुआ है, मतलब मैंने जितना पढ़ाया उस बेसिस पे उतने उन ओके टॉपिक्स पे टेस्ट होगा छोटा सा ट्यूसडे को। ठीक है, तो थैंक यू। बस करते हैं आज थैंक के यू लिए। सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर, थैंक यू सो मच सर। चलो, bye.